जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आजकल ये एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज हो सकती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली। बांग्लादेश जितना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करेगा। देखिए, 1971 से पहले ज़ाहिर बात है बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है। हम एक अंदाज से सोच रहे थे, एक सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है बांग्लादेश ने अपनी एक हिस्ट्री बनाई है। और हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है आज के दौर में बांग्लादेश से एंगेज करना। कल ये पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे थे, भारत की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी कहती थी कि हमने दो टू नेशन थ्योरी जो है वी हैव ड्राउन्ड इट इन द बे ऑफ बंगाल। तो आज हम देखते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हो जाए, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं करेगा। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और बांग्लादेश इंडिया के साथ क्यों एंगेज रहेगा उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली बात, अगर पाकिस्तान के साथ देखी जाए तो देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्ट्री ऐसी है, इस हिस्ट्री में बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है, बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री है, ठीक है? और जो कुछ 1971 में हुआ, उससे पहले जो हुआ, जो मिसट्रस्ट जनरेट हुआ, और जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देखा और जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को देखा, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इर्रिवर्सिबल है, ठीक है जी? दूसरे नंबर के, वो सिर्फ हिस्ट्री की बात कर ली जाए, तो आपको पता है कि जिस अंदाज से हिस्ट्री पढ़ी गई है पाकिस्तान में और बांग्लादेश के अंदर, आपको लगता है ये जो जनरेशंस इमर्ज की हैं या जो जनरेशंस जवान हुई हैं, इन्होंने उस हिस्ट्री को देखा, सुना, पढ़ा है? सुना, देखा और पढ़ा, सब कुछ किया। तो ये जो जिसे कहते हैं ना, ये एक नामुमकिनात में से चीज़ है, बिल्कुल नामुमकिनात में से चीज़ है। अगर मैं ये कहना शुरू कर दूँ कि बांग्लादेश की ये जनरेशन, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोहम्मद यूनुस साहब से की स्टेटमेंट पे जाएँ, जो उन्होंने कहा कि वी आर हैप्पी टू गेट अ सेकंड विक्ट्री, ठीक है जी, ये उनकी सेकंड विक्ट्री है या सेकंड इंडिपेंडेंस उन्होंने कहा कि हमें मिली है। सो आपको अगर सिर्फ इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा दें कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि पाकिस्तान जो है, जैसे पाकिस्तान के अंदर इंडिया के बारे एक हिस्ट्री पढ़ाई गई है, इंडिया के अंदर पाकिस्तान के बारे हिस्ट्री पढ़ाई गई है। सो बेसिकली तो हम होस्टेज बन चुके हुए हैं। और जो बात इस वक़्त बांग्लादेश में है, जो 50 सालों में उन्होंने पढ़ा-पढ़ाया है, क्या आप समझते हैं कि वो इसको करेंगे? देन तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, व्हाट कैन पाकिस्तान ऑफर बांग्लादेश? एक सवाल है कि पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है बांग्लादेश को? मैं इंडिया और बांग्लादेश पे आने लगा हूँ, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग पाकिस्तान में ये सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामलात नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे, क्या ऑफर कर सकता है? जो लोग समझते हैं कि शेख हसीना वाजा जो थी, वो उन तमाम एलिमेंट्स को ख़त्म करना चाहती थी, जिन्होंने उस वक़्त बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर में जो है वो की मुखालफत की, ठीक है? तो क्या ऑफ़र कर सकता है? क्या हम उनको कोई इकोनॉमी ऑफ़र कर सकते हैं, ट्रेड ऑफ़र कर सकते हैं, बिज़नेस ऑफ़र कर सकते हैं? मतलब वो लोग यहाँ पाकिस्तान में आके कारोबार करेंगे, क्या करेंगे? वी कांट ऑफ़र देम एनीथिंग। सो ये कहना कि उनके साथ चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये नामुमकिनात में से है। देन जो लोग इस वक़्त आए हैं वहाँ पे, इनकी अपनी, आप देखिए, मोहम्मद यूनुस की अपनी एक मेमोरी है, 1971 से भी पहले की मेमोरी है। सो वो उस मेमोरी को जो है वो लेके चल रहे हैं, और उनको बड़े अच्छे से पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो वो कभी भी ऐसे अलाउ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामलात जो हैं वो नॉर्मलाइज़ हों। और जब कि वो खुद अपनी जो यूनिस सेंटर की जो स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये सारी बातें की। देन आप आ जाएँ कि जो मौजूदा यूथ है, क्या किसी किस्म का पाकिस्तान और बांग्लादेश की यूथ के दरमियान कनेक्शन है? नहीं है। क्या यूथ के कोई ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जो दोनों मुल्कों को आपस में मिलाते हों? नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश तो पाकिस्तान से एक ही चीज़ बार-बार कही जा रहा है, माफ़ी माँगे, माफ़ी माँगे, माफ़ी माँगे। आप माफ़ी माँगेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं डेफ़िनेटली एक प्रॉब्लम नज़र आती है कि ये जो मौजूदा यूथ है, ये इसका पाकिस्तान की यूथ से कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया रिसेंटली, एक सीनियर पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, रिटायर्ड हो गए, सीनियर, ही वाज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट। उन्होंने बताया कि
हम जब वीज़ा अप्लाई करते हैं बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की हुकूमत वहाँ ढाका से अप्रूवल लेती है। तो उन्होंने कहा कि जिस स्टेचर का मैं शख्स हूँ, अगर मेरे लिए भी अप्रूवल लेनी पड़ती है कि पूरी ज़िंदगी मेरी पब्लिक लाइफ़ है, सारा कुछ है, तो मतलब क्या मामलात रह गए? तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो यूथ है, वो ऐसे अलाउ करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जो पाकिस्तान को जिस चीज़ का हुआ है कि जी, वो ये है कि इंडिया जो है वो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो नाकाम हुई हैं वो बांग्लादेश के अंदर। इंडिया बेसिकली फेल हुआ है बांग्लादेश के अंदर, दिस इज़ व्हाट। और आप देखें कि फॉर इंडिया जो है उसके बारे में ये तासुर है कि जी वो क्या से बोलते हैं उसने जो कोशिशें की, ठीक है जी, वो सारी नाकाम हो गई और वो उसने ये कोशिशें की कि उसने सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो हसीना वाजिद और अवामी लीग पे कर दी और उसकी सर्वाइवल पे कर दी। जबकि ये चीज़ पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामलात नॉर्मलाइज़ नहीं होने थे अनटिल एंड अनलेस शेख हसीना वाजिद का फैक्टर और अवामी लीग साइड पे नहीं होती। सो पाकिस्तान ये तो महसूस करता है कि ये चीज़ मौजूद वहाँ पे जो है ना वो मौजूद है। सो पाकिस्तान को इस चीज़ का तो है कि ये एक इंडिया का स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं ना फेलियर है कि उसको वो चीज़ वो जिसे कहते हैं ना नहीं कर सका। ठीक है जी? और अगर आप ये देखें अब ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी इसको बड़ा बढ़ा-चढ़ा के पेश किया जाएगा कि जी वो ये उनकी गलती है। देन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि शेख हसीना वाजिद के बेटे के कमेंट्स देखें, आईएसआई और पाकिस्तान इन्वॉल्व है। चाइना को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, ठीक है? उन्होंने कहा जी चाइना इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका के बारे में भी खामोश रहे। सो सिर्फ पाकिस्तान, सो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट इज़ लाइक नॉर्मल है। आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। आपको कहा जाएगा ज़िंदाबाद, ठीक है, अच्छी बात है, यही होना चाहिए। पाकिस्तान ऐसे ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर इंडिया के बारे है और इंडिया के अंदर पाकिस्तान के बारे है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के बारे है क्योंकि एक हिस्ट्री है, एक पेनफुल हिस्ट्री है, एक तकलीफ़-दे मनाज़र हैं। तो वो तो होंगे ही। तो सो ये चीज़ तसव्वुर करना कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एंगेज होगा, मैं नहीं समझता कि अनटिल एंड अनलेस कोई डेयरिंग स्टेप्स लिए जाते हैं। देखें एंड देन दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है इस मुस्लिम फैक्टर। क्या ओआईसी और मुस्लिम वर्ल्ड इतनी फ़आल, इतनी एक्टिव, इतनी यूनाइटेड है कि वो तमाम मुस्लिम धड़ों को इकट्ठे कर सके या तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे कर सके? ओआईसी का प्लेटफ़ॉर्म ये कल को कह सकता है कि बांग्लादेश को कि हाँ भई पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज़ करें चीज़ों को या पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो एक हो लुकिंग जो जिसे कहते हैं ना तो ये दीज़ थिंग्स आर देयर सो कोई ऐसा चीज़ भी नहीं है जो हमें कनेक्ट कर सकता है। फिर देन वो जिस खित्ते में बैठे हुए हैं इंडो पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक में, बे ऑफ बंगाल है, इंडिया ने अल्टरनेट जो है वो एरियाज़ वो एस्टैब्लिश कर लिए हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर लिए हुए हैं और सार्क वगैरह को डिसफंक्शन करके। सो बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं करेगा। लेट द डस्ट सेटल। बांग्लादेश के अंदर आपको पाकिस्तान के बारे में वही सेंटिमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे। एट द मोमेंट द बिगेस्ट विक्ट्री इन पाकिस्तान इज़ कि जी इंडिया वहाँ पे नाकाम हुआ, ठीक है? ये इंडिया की और वो शेख हसीना वाजिद वाज़ अ पर्सन नरेंद्र मोदी साहब चाहते थे कि अगर इनको हम सपोर्ट करें तो इस्लामिस्ट पावर में नहीं आएँगे, ठीक है? बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस पावर में नहीं आएँगे। तो शेख हसीना वाजिद विल गिव हिम मोर सपोर्ट, इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट देंगी, ठीक है? लेकिन इन रिटर्न शेख हसीना वाजिद जो थी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शेख हसीना वाजिद बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही थी। उनको कोई इंडिया से भी गर्ज़ नहीं था या उनको ये भी नहीं था, उनको कोई इंडिया से गर्ज़ नहीं था किसी किस्म का या को उसको ये नहीं था कि वो चीज़ जो है ना वो इंडिया के हवाले से वो उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं थी वो कि ये कही जाए कि ये मुमकिन होगा या एक चीज़ चलेगी, ठीक है? सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान एक तरफ से जितना मर्ज़ी करता रहे, जो मर्ज़ी करता रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू पाकिस्तान और ये शेख हसीना वाजिद का फैक्टर है, ये बेशक चला गया है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान रूट्स मौजूद हैं कि देयर इज़ नो वे कि ये चीज़ अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और बांग्लादेश की आप ट्रेड की बात करें, मैं आपको मिसाल देने लगा। इस वक़्त भी जो ट्रेड है, वो तकरीबन-तकरीबन 12 ते 13 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है।
13 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड, आप क्या समझते हैं? 19,000 इंडियंस वहाँ मौजूद थे, जिसमें 9,000 पढ़ रहे थे वहाँ पे। ठीक है जी। और जिसे वो कहेंगे ना कि शेख हसीना वाजिद के लिए नरेंद्र मोदी ने बड़ा काम किया है, ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ इंगेज करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी वो मौजूद थी। एंड इस जमात इस्लामी को, इस्लामिक पार्टी जो थी जमात इस्लामी, उसको बिल्कुल साइड पे रखा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को साइड पे रखा। मैंने एक एनालॉजी ड्रॉ की थी, कल मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट इसमें की थी कि पाकिस्तान ने 50 साल अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, 50 साल, और उसमें रिटर्न में क्या मिला? हमने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ और दुनिया की बाकी ताकतों के साथ मिलकर तालिबान खड़े किए, उनको एक इस्लामिक रियासत बनाया, इस्लामिस्ट बनाया, आज वो हमारे गले पड़ गए और 50 साल हमने ज़ाया कर दिए। क्यों? कि हम अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहते थे। यही चीज़ बांग्लादेश में थी। इंडिया ने बांग्लादेश की वॉर ऑफ लिबरेशन में उनकी बड़ी मदद की, मुक्ति बेनी सब ट्रेनिंग सारा कुछ हुआ, एक हिस्ट्री है, वो सबको पता है। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ऑलवेज वांटेड अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, ताकि इंडिया का वो इन्फ्लुएंस रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम क्या देखते हैं? एक फ्रेंडली गवर्नमेंट रही लेकिन ख़त्म हो गई। सो वो जो नेचुरल, जो एक लिंक है, आज पाकिस्तान का नेचुरल लिंक अफगानिस्तान के साथ ख़त्म हो गया। स्वाय एक कि उस तरफ भी पश्तून, अब अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर भी पश्तून है। इसके अलावा और कोई नेचुरल लिंक मुझे नहीं लगता, ठीक है, मौजूदा हुकूमतों के दरमियान स्टेट लेवल पे। सिर्फ पश्तून पॉपुलेशन है, ट्रेड है, फैमिलीज हैं, रिश्तेदार हैं, ये सेम इज द केस ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश की पॉपुलेशन है। अब इंडिया के बारे में जो सेंटिमेंट्स बांग्लादेश के अंदर है, बंगालीज आर वेरी स्मार्ट, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। ये जो 12-13 अरब डॉलर की ट्रेड की बात कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि हमें बैलेंस करना है चाइना और बांग्लादेश के, इंडिया के बीच में। ठीक है। सो फॉर लॉन्ग इंडिया चाहता था कि इस्लामिस्ट वहाँ पे पावर में ना आए। जो इस्लामिस्ट शेख हसीना वाजिद का एक जो मॉडल था वो ठीक था, वो चल रही थी। लेकिन आपको पता है बांग्लादेश जो है वो बेसिक एसेंशियल्स, आटा, चीनी, नमक, चावल, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज के लिए डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, पर्टिकुलरली कॉटन, जो इतना बड़ा इंडिया के अंदर कॉटन प्रोड्यूस होती है। सो वो जितने भी, एंड देन इंडिया इज फाइनेंसिंग लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंडिया इज विनिंग ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश, ताकि ये हमारे साथ अटैच रहे, इसके इंटरेस्ट हमारे साथ अटैच रहे। सो मुझे इस चीज़ का अंदाजा है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा, आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बांग्लादेश और जो क्या नाम है उसका, इंडिया जो है, दे आर गोइंग टू बी नॉर्मल कंट्रीज, बिल्कुल जैसे पहले थे वो वैसे ही रहेंगे। उनके अंदर हर किस्म की कोई मसला मसाइल वो नहीं होगा। सो हाँ, 50 साल में मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर, वो एक दैट इज अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट फॉर अ मोमेंट। जैसे पाकिस्तान हैड अ स्ट्रेटेजिक फेलियर इन अफगानिस्तान, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक फेलियर है। मुझे इस पर बड़ी क्लैरिटी है कि पाकिस्तान ने 50 साल अफगानिस्तान पर ज़ाया कर दिए। इंडिया ने अफगानिस्तान पे जितना टाइम ज़ाया किया है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन इकोनॉमी एंड बिकॉज ऑफ बांग्लादेश डिपेंडेंट ऑन इंडिया, वो सर्वाइव कर जाएंगे, रिवाइव कर जाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट ऑफर अफगानिस्तान एनीथिंग, वी कैन नॉट ऑफर देम इंडस्ट्री, वी कैन नॉट ऑफर देम बाकी चीज़ें। जो चीज़ें हम ऑफर करते हैं वो सारी स्मगलिंग होती है। मैं आपको 2000% कंफर्म बता सकता हूँ कि पाकिस्तान से आटा जो है वो अफगानिस्तान स्मगल होता है, और हमारे लोग स्मगलिंग करवाते हैं, पाकिस्तानी स्मगलिंग करवाते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ हमारे पंजाब के अंदर जो आटा बनाते हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, और वो कहते हैं जी हम खैबर पख्तूनख्वा में दे देते हैं और वो सारे का सारा आटा अफगानिस्तान जाता है। आगे से वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं, उनके अफगानिस्तान में चैनल हैं और वो सारे का सारा आटा एक्सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में। और वो सारे का सारा कैसे एक्सपोर्ट करते हैं? इलीगली, स्मगलिंग के जरिए एक्सपोर्ट करते हैं। वो पाकिस्तान को कोई इसका फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का, पाकिस्तान को उस चीज़ का कोई किसी किस्म का फ़ायदा जो है वो नहीं होता। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं, ये हम देखते हैं। सो ये चीज़ कहना कि पाकिस्तान के अंदर के जी बांग्लादेश की हमारे साथ कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप क्या समझते हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी? देखिए, मैं आपको ये इस्लामिस्ट पार्टी के भी डिस्कनेक्ट की बात बताऊँ, मेरी रिसर्च इसके ऊपर है, जमात इस्लामी के ऊपर।
मैंने अपनी पीएचडी का रिसर्च जमात इस्लामी पाकिस्तान पे किया हुआ है एंड मौलाना फजलुर रहमान एंड ये पॉलिटिकल इस्लाम पे किया हुआ है। देखिए, एक वक्त था 9/11 से पहले कि ये जो इस्लामिस्ट थे ना, ये आपस में मिलते जुलते थे, कन्वेंशंस होते थे, खिताब होते थे, ये आपस में नोट्स एक्सचेंज करते थे। जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी इंडिया, जमात इस्लामी पाकिस्तान एंड जमात इस्लामी अफगानिस्तान, इनका एक ही नज़रिया था कि जैसे तैसे इस खित्ते को एक एक इकट्ठा रखा जाए, एक बड़ी इस्लामी रियासत बने। ये वो चाहते थे। जो इस वक्त इंडिया, आपको पता है बहुत सारे जो इस्लामिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो नहीं चाहते थे इंडिया आज़ाद हो या 1947 में। वो चाहते थे, इस्लामिस्ट चाहते थे, ये सारे इकट्ठे रहें, मुसलमान आबादी में बढ़ें और बड़ी इस्लामी रियासत बढ़ें और हमारा गलबा हो दुनिया के ऊपर, हम गालिब आ जाएं, हम दुनिया के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकें। दैट वाज अ माइंडसेट बेसिकली एट दैट टाइम। सो उस चीज़ को देखते हुए ये था। लेकिन 9/11 से पहले पहले ये मिलते थे, बातें होती थी, डायलॉग होते थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है वो जाती थी, बांग्लादेश बांग्लादेश वाले यहाँ पे, इंडिया और उधर उधर क्या नाम है, इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड थी। सो वो मौजूद थी। तो ये आपस में मिलते, लेकिन 9/11 के बाद हुआ ये कि इन जब हुकूमतों ने पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर हमने जो है वो इस्लामिस्ट के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, मौलवियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, तो बहुत सारे जो इनके रैंक एंड फाइल के लोग थे जमात इस्लामी के और बाकी मजहबी जमातों के, वो मिलिटेंट होना शुरू हो गए, वो दहशतगर्द जमातों के हाथ लग गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो तब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान के अंदर तो तब्दीली नहीं आएगी जिस अंदाज से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत तो अमेरिका और बाकी बड़ी ताकतों के साथ मिलके तो मौलवियों को ख़त्म कर रही है। तो उस पे फिर ये सारे के सारे जो इस्लामिस्ट माइंडसेट के लोग थे, इनमें से बड़ी तादाद में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। बहुत सारे ने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल शुरू कर दी, लेकिन बहुत सारों ने पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। सो वो उसके बाद फिर स्क्रूटनी शुरू हो गई, डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए, राब्ते मुनक़ता होने शुरू हो गए। सो जो मौलवी थे, इनके अंदर स्ट्रगल शुरू हो गई कि हमने रियासत को कैसे लेना है। सो जो बांग्लादेश की रियासत है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रियासत है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट सॉवरेन रियासत है। इनको आपस में मिलाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम ये कहें कि जमात इस्लामी जो है या इस्लामिस्ट जो हैं वो एक एक रियासत बनाएंगे, एक स्टेट बनाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस वजह से ऑलवेज जमात इस्लामी जो है वो चाहती थी, उसने पाकिस्तान फ़ौज का उस वक़्त साथ दिया। इसीलिए हसीना वाजद वाज़ ऑलवेज टफ ऑन जमात इस्लामी बांग्लादेश, कि ये जो थे, ये वो थे लोग जो पाकिस्तान की फ़ौज का साथ देते थे। लेकिन जमात इस्लामी बांग्लादेश मेरी ज़ाती नज़र में इसलिए साथ देती थी कि ये एक बड़ा मुल्क रहे, ताकि हम एक स्टेट एस्टैब्लिश कर सकें, जिसमें बड़ी स्टेट के अंदर हम इस्लाम को जो है ना वो एस्टैब्लिश कर सकें। इस वजह से शेख हसीना वाजिद को इंडिया बांग्लादेश के अंदर पसंद किया जाता था और इंडिया चाहता था कि ये रहे, ताकि जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो ऊपर ना आ जाएं। आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, जब वो बांग्लादेश के बारे में कमेंट्री करते हैं तो वो उनको इस्लामिस्ट कहते हैं। जो बेशक वो स्टूडेंट्स हों, वो कोई हो, उनको इस्लामिस्ट ये कर रहे हैं, इस्लामिस्ट ये कर रहे हैं। सो या जमात इस्लामी के लोग। सो ये एक फैक्टर रहा है, लेकिन ये फैक्टर ख़त्म हो गया 9/11 के बाद। चीज़ें ऐसी कोई नहीं रही, अब बिल्कुल चीज़ें वो जिसे कहते हैं ना दड़न तख्ता हो चुका हुआ है। सो ये एक चीज़ है। सो ये कहना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से एंगेज करेगा, नेवर एवर, इसको सोचना भी बंद कर दें इस एंगल से। और मेरा ख़्याल है जो हमारे स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, उनको तो पता है, लेकिन लार्जली पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि देखो ये हमसे अलहदा हुए थे, तो आज इनकी हालत देख लो कैसी है। ये देखो हमें हमसे जुदा हुए थे, इन्होंने हमसे गद्दारी की, तो क्या हुआ। वो एक दीज़ आर नैरेटिव व्हिच आर मेड एट सोसाइटियल लेवल पे। ये नैरेटिव जो हैं वो बनाए जाते हैं, जिसको मैं समझता हूँ व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। मुख्तलिफ मुल्क अपने अवाम के लिए नैरेटिव्स क्राफ्ट करते हैं। लेकिन मुझे याद है कि ये नई हुकूमत आई तो इंडिया के अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी हो, बीएनपी हो, अवामी लीग हो, या ये जो यंग यूथ जो नहीद इस्लाम और बाकी लड़के जो इस वक्त कर रहे हैं, सारे के सारे, दे ऑल विल बी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यकीन रखते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया का इंटरेस्ट इस वक्त बांग्लादेश का इंटरेस्ट इंडिया के साथ अटैच, और किसी, सिर्फ चीन नहीं है। सो वो अपने आप को स्टेज पे ले आए हैं जहाँ पे वो कहते हैं हम दोनों के साथ हम राब्ते रखना चाहते हैं, दोनों से फ़ायदा लेना चाहते हैं, हम सिर्फ इंडिया से फ़ायदा नहीं। जैसे इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने की बात करते हैं, बांग्लादेश भी कल को ये कहेगा कि हम चीन और इंडिया के साथ, दोनों के साथ। और यही शेख हसीना वाजिद की पॉलिसी है। और जब फॉरेन ऑफिस बैठेगा
تو وہ بتائے گا فارن سیکرٹری یا باقی لوگ بتائیں گے ان کو کہ what has been the history and what could be the future. So Pakistanis must not be happy that Bangladesh will engage with Pakistan. Bangladesh is dependent on India.